हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी में 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1950 से 1990 तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ कंट्री के अंदर, वो सारा डिस्कशन हम लोग अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसमें मेजर रोल किसने प्ले किया? पब्लिक सेक्टर ने, ठीक है। द मेजर रोल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन वाज प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडस्ट्रीज को डेवलप करना क्यों जरूरी था? व्हाई वाज इट नेसेसरी टू डेवलप इंडस्ट्रीज? बिकॉज इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। हमारा ये डिस्कशन हो चुका है पहले कि ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जो पॉलिसी मेकर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया इस चीज के ऊपर कि इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिकॉज हमारे पास कैपिटल गुड्स थे ही नहीं, हमारे पास इंडस्ट्रीज थी ही नहीं जो कंज्यूमर गुड्स बना सके कंट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट ने एक मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। तो रोल देखना है पब्लिक सेक्टर का क्यों रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्यों ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है, इक्वल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। तो व्हाई वाज important for the public sector to contribute in industrial development? Because of three reasons. Shortage of capital with private sector. जो प्राइवेट सेक्टर था हमारे देश का, उनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं थी सर, ठीक है। इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था कि वो पूरे देश की जिम्मेदारी उठा सके, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, ठीक है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन, गवर्नमेंट को इसका रोल, इसका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसा था इंडिया के अंदर, जैसे टाटास एंड बिरलास वर द मेजर बिजनेस हाउसेस, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टाटास और बिरलास ऐसे थे जिनके पास पैसे थे, बट वही है ना, दो लोग, ठीक है, दो बिजनेस हाउसेस कहां तक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। कहां तक पूरे कंट्री के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप कर लेंगे, पूरी इकोनॉमी की डिमांड को वो लोग थोड़ी ना मीट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर था ना इकोनॉमी के अंदर, उनको ऐसा था कि यार इंडिया का मार्केट इतना वास्ट नहीं है, इतना डाइवर्सिफाइड मार्केट इंडिया का नहीं है, तो अगर वो लोग गुड्स बना के बेचेंगे भी तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है हमारे गुड्स ना बिके इकोनॉमी के अंदर, हमारे गुड्स की डिमांड ना हो इकोनॉमी के अंदर। दैट्स व्हाई द प्राइवेट सेक्टर वाज वेरी रिलक्टेंट, ठीक है। वो लोग घबरा रहे थे पैसा लगाने के लिए, बिकॉज एकदम नई नई इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी, नया नया इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, एंड प्राइवेट सेक्टर हैड लिमिटेड इंसेंटिव्स, ठीक है। उनको कोई भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल डर था उनको कि हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब ना जाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, बिकॉज देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अब ये डर था, अगर प्राइवेट सेक्टर, चलो हम दे दे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें अपन इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, बट अगर प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर ओनली वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और प्राइवेट सेक्टर अगर गुड्स बना के इकोनॉमी के अंदर बेचेंगे तो वो प्रॉफिट मोटिव से बेचेंगे, एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दोस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो लोग अफोर्ड उनको नहीं कर पाएंगे। तो सोशल वेलफेयर होगा क्या इकोनॉमी के अंदर? रिच और रिच हो जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा, तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टेप इन, और गवर्नमेंट ने रोल, ठीक है, ये लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देश का करना है। तो ये क्या हो गया इस टॉपिक आपका, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ थ्री पर्टिकुलर रीजन। प्राइवेट सेक्टर के पास एक तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था, जिनके पास पैसे थे उनके पास उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज उनको डर था कि उनके पैसे डूब न जाए, और तीसरा सोशल वेलफेयर करना था गवर्नमेंट को। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं अपन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के बारे में। कौन सा ईयर सर? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसके पहले हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, याद है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि अगर 48 में एक रेजोल्यूशन बना दिए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या बाउंड्रीज है जिसमें इंडस्ट्रीज काम करेंगी, क्या क्या रूल्स हैं जो इंडस्ट्रीज को फॉलो करने पड़ेंगे। तो 1948 में जब एक आईपीआर बना चुके थे, तो why was it necessary to create another IPR in 1956? बिकॉज क्या हुआ ना बेटा, 1948 में जो IPR बना उसके बाद इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए।
तो इकोनॉमी क्या हो गई, चेंज हो गई, एनवायरमेंट चेंज हो गई, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड, ठीक है, कि एक नया आईपीआर पास किया जाए। तो एक सेकंड आईपीआर पास हुआ, एक सेकंड आईपीआर बनाया गया इन द ईयर 1956। 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1956 को ये पास हुआ, ठीक है, बना कब, 30 अप्रैल 1956। तो तब तक हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान लागू हो चुका था, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के स्टार्टिंग से ही आईपीआर 1956 बना और फिर वो एप्लीकेबल हो गया सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब आईपीआर 1956 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आईपीआर 1956 के अंदर किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया है, आईपीआर 1956 के हिसाब से, ठीक है। तो आईपीआर 1956 में जो इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर थी, उनको 3 शेड्यूल में क्लासिफाई कर दिया। 3 शेड्यूल में, ठीक है, उनका क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। तो 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया। शेड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई, 17 इंडस्ट्रीज। नंबर याद रखना सर, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ठीक है बच्चों, नंबर याद रखना है, एमसीक्यू फिलहाल किसी में भी पूछ सकता है। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज आई, ठीक है। 17 इंडस्ट्रीज कौन सी, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। इनकी ओनरशिप किसके पास थी, सिर्फ गवर्नमेंट के पास। मतलब गवर्नमेंट ने बोला शेड्यूल ए के अंदर कि ये ऐसी 17 इंडस्ट्रीज है जहां पे सिर्फ कौन काम करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी। एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, स्टेट का मतलब क्या, गवर्नमेंट, कि इन इंडस्ट्रीज में सिर्फ कौन काम करेगा, गवर्नमेंट काम करेगी। प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो इंडस्ट्रीज में, इस इंडस्ट्री में एंटर करे, 17 इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या थे, आर्म्स एंड एमिनेशन, एनर्जी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ 17 इंडस्ट्रीज की लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ काम कर सकती थी, प्राइवेट वालों को एंट्री अलाउड नहीं। उसके बाद शेड्यूल बी में कौन सी इंडस्ट्रीज आई, 12 इंडस्ट्रीज आई। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज। 12 इंडस्ट्रीज कौन सी, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, मतलब इसमें जॉइंट ओनरशिप थी, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट भी काम कर सकती थी और प्राइवेट वाले भी काम कर सकते थे। तो नॉर्मली क्या हुआ इसमें कि गवर्नमेंट ने पहले इनिशिएटिव लिया इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का, एंड देन प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को ज्वाइन किया और प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में एंटर होने लग गए, ठीक है। तो 12 इंडस्ट्रीज जिसमें ज्वाइंट ओनरशिप थी गवर्नमेंट की, और ज्वाइंट ओनरशिप नहीं मतलब दोनों को अलाउड था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें, मतलब गवर्नमेंट भी उसमें काम कर सकती थी और प्राइवेट सेक्टर भी उन इंडस्ट्रीज में काम कर सकते थे। एग्जाम्पल इसके एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ कॉमन इंडस्ट्रीज है जहां पे गवर्नमेंट ने भी काम करना चालू किया और प्राइवेट सेक्टर ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। शेड्यूल सी में कौन सी, रिमेनिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा जितनी भी एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बची ना, 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में आ गई जो सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी जिन इंडस्ट्रीज में। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम कर सकते थे। शेड्यूल सी में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बची हुई। इसके अलावा जितनी भी एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इनमें प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या बोला कि इन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसमें आप एक्सक्लूसिवली काम कर सकते हो अकेले, गवर्नमेंट उसमें काम नहीं करेगी। बट उसमें भी एक कंट्रोल लगा दिया गवर्नमेंट ने। क्या कंट्रोल लगाया, लाइसेंसिंग का, ठीक है। लाइसेंसिंग की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी बोलते हैं जिसको अपन, कि अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट सेक्टर को किसी भी बिजनेस में काम करना है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी उस जमाने में, ठीक है, 1950 से लेके 1990 तक। अब डिस्कशन कर रहे हैं फटाफट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में। देखिए अब देख रहे हैं बेटा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में, ठीक है। आईपीआर 1956 के अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया इंडस्ट्रीज का, ठीक है, शेड्यूल ए, बी और सी में। उसके बाद जो शेड्यूल सी में इंडस्ट्रीज आ रही थी ना, जो एक्सक्लूसिवली, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, गवर्नमेंट ने क्या बोला, शेड्यूल सी में सारी इंडस्ट्रीज है, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जिनमें प्राइवेट सेक्टर आराम से काम कर सकता है, बट उसमें गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल लगा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इन इंडस्ट्रीज में काम करोगे तो आपको हमसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ठीक है, पेन से लेके प्लेन तक सर जितनी भी चीजें बनानी है ना, हर एक चीज बनाने के लिए उस जमाने में गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। क्लियर है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या था, इट इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। कुछ भी गुड्स बनाने के लिए कंट्री के अंदर आपको एक रिटन परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, एंड दैट इज नोन एज लाइसेंस। ठीक है, तो लाइसेंसेस वर इशूड फॉर, 3 बातों के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर रही थी। सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, कोई भी नई इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करना है, इफ यू आर, ठीक है, विलिंग टू एंटर इनटू अ न्यू इंडस्ट्री, अगर आप कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। दूसरा, एक्सपांशन ऑफ एक्जिस्टिंग वन, सपोज किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब उसको एक दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अगर दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो वो एक्सपांशन हो गया बिजनेस का, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस। तो मतलब कुछ भी करना है ना, बिना पूछे गवर्नमेंट से हो ही नहीं सकता था उस टाइम का।
ठीक है। तो एक एक चीज, कुछ भी चीज बनाना है आपको, एक्टिविटीज को एक्सपांड करना है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। सपोज पहले आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में थे, आप सपोज मेडिसिन बनाते थे, अब आपको कॉस्मेटिक्स भी बनाना है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है ना, तो भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था उस जमाने में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। आज की डेट में लाइसेंस लेना पड़ता है कि इतना ज्यादा नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे लिकर हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अगर आप मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। हर एक बिजनेस के लिए आज की डेट में लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, बट उस जमाने में कोई भी टाइप का बिजनेस करो, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपांशन ऑफ एक्जिस्टिंग वन, नई फैक्ट्रीज, नई ब्रांचेस खोल रहे हो आप, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तीसरा, प्रोडक्ट्स का अगर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, नए नए लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप मार्केट के अंदर, तो भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत थी। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड विदाउट लाइसेंस। बिना लाइसेंस के कोई न्यू इंडस्ट्री को अलाउ करती नहीं थी गवर्नमेंट सेटअप होना। तो जो भी इंडस्ट्री आप इकोनॉमी में स्टार्ट करना चाहो, आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, इजी टू ऑब्टेन लाइसेंस। अब कौन से एक कंडीशन में गवर्नमेंट ने इजी कर दिया, एक गवर्नमेंट ने बोला, एक कंडीशन बोली गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो हम आपको इजीली लाइसेंस दे देंगे, बिना थकाए, बिना कुछ ज्यादा काम करवाए, आप लाइसेंस लेके जाओ। अब ये क्यों किया सर उन्होंने, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी छूट क्यों दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को? बिकॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, ठीक है, ताकि सारे रीजन्स जो कंट्री के हैं वो इक्वली डेवलप हो। तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट किसी गांव में जाके, किसी बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो गवर्नमेंट इजीली उनको लाइसेंस इशू कर रही थी, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज आने से उस एरिया का डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। तो ये सारा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर का। तो लाइसेंस इजीली गवर्नमेंट दे रही थी इन वन केस, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो। तीसरा, लाइसेंस नीडेड इवन फॉर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपांशन के लिए भी और डाइवर्सिफिकेशन, तो तीनों चीज के लिए अगर नया काम स्टार्ट करना है तो लाइसेंस लो, पुराने काम को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है तो भी लाइसेंस लो, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं मार्केट में तो भी लाइसेंस लो, ठीक है। तो कुछ भी, बेसिकली कुछ भी काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते थे उस टाइम, एज पर द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में आई बात। अब बात कर रहे हैं लास्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी नीड रिकॉग्नाइज की गई उस टाइम पे, ठीक है। इन 1955 में कार्वे कमेटी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है कि एसएसआई का सेटअप किसके वजह से हुआ, कार्वे कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, ठीक है। तो कार्वे कमेटी जो थी उन्होंने नीड रिकॉग्नाइज की कि एसएसआई विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी, इनको ऐसा पता लगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ये नीड को रिकॉग्नाइज किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। एसएसआई का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एक डेफिनेशन दी गई उस टाइम पे। तो 1950 की डेफिनेशन के हिसाब से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स, ऐसी इंडस्ट्रीज अगर उसमें एसेट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर एसेट्स होते हैं, मैक्सिमम कितने के एसेट्स हैं, अगर 5 लाख तक के एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती थी उस टाइम पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपकी इंडस्ट्री में कितने एसेट्स है सर, मतलब मशीन्स, लैंड एंड बिल्डिंग सब मिला के 5 लाख या उससे कम के एसेट है, तो आप छोटू कंपनी हो, ठीक है, छोटू इंडस्ट्री हो, तो आप क्या कहलाते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बट आज की डेट में, ठीक है, लिमिट चेंज होकर 1 करोड़ की हो गई है, बिकॉज इन्फ्लेशन आ गया ना सर इतना ज्यादा इकोनॉमी में। तो उस टाइम का 5 लाख, ठीक है, अभी बढ़ते बढ़ते लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, 1 करोड़। तो आज की डेट में आप एसएसआई कब कहलाओगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब कहलाओगे, अगर आपकी इंडस्ट्री में एसेट्स 1 करोड़ या उससे कम की वैल्यू के हैं तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाओगे, 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाओगे, फिर आप छोटू इंडस्ट्री नहीं कहलाओगे, फिर आपको कंसेशन नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम वो लिमिट कितनी थी, 5 लाख रुपीस की लिमिट थी। तो 5 लाख या उससे कम के एसेट्स हैं अगर आपकी कंपनी के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप छोटू कंपनी हो। तो अगर आप छोटू कंपनी हो तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, कंसेशन देगी और रिबेट देगी बहुत सारे, ठीक है, मजा आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसएसआई, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहली बात, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि देखो एसएसआई जो होती है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो रिलाय करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे।
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उसमें ज्यादा यूज नहीं होता। तभी तो एसेट्स की लिमिट फिक्स की है ना, कम एसेट्स है मतलब काम किससे हो रहा होगा, लेबर से हो रहा होगा, हाथों से चीजें बन रही है मैक्सिमम। तो अगर लेबर ज्यादा लग रहा है इस इंडस्ट्री में तो बताओ इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है एसएसआई से रिलेटेड, इसलिए एसएसआई को प्रमोट करना जरूरी था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। दूसरा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, बड़ी फर्म से बचाने की भी तो जरूरत थी ना एसएसआई को। अब सपोज कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बना रही है, वहां पे प्रोडक्ट किससे बन रहे हैं सर, हाथों से बन रहे हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो भी वही सेम प्रोडक्ट्स बना रही है। सपोज बैग्स बन रहे हैं, ठीक है, जूट बैग्स बन रहे हैं, ठीक है, जूट बैग्स बन रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी, हाथों से बन रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं वो लोग अच्छे। वही जूट बैग्स मशीन्स में बन रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री में। तो बताओ किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो मशीन में बन रहा होगा ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी ज्यादा फाइन होगी, ज्यादा अच्छी होगी उसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू हैंडमेड, ठीक है। तो मार्केट में अगर दोनों गुड्स आएंगे तो कस्टमर किसको खरीदेगा, जो मशीन में गुड्स बने उनको प्रेफर करेगा कस्टमर परचेस करना। तो बेचारे एसएसआई के प्रोडक्ट्स बिकेंगे क्या मार्केट के अंदर, बताओ नहीं बिकेंगे ना सर। तो गवर्नमेंट ने बोला रुको हम तुमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नीड फॉर प्रोटेक्शन था, इनको बड़ी फर्म से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से बचाने की जरूरत थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, ठीक है, गवर्नमेंट इनका सेवियर बन के आई और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। पहला स्टेप लिया रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की गवर्नमेंट ने लिस्ट बना दी जो सिर्फ कौन बनाएगा इकोनॉमी के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी कर दी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सपोज जूट बैग्स हो गए, कारपेट्स हो गए, सपोज ठीक है बैम्बू के बास्केट्स हो गए, फर्नीचर हो गया बैम्बू का। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी गवर्नमेंट ने, जो सिर्फ कौन बनाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी फर्म्स बनाएंगी नहीं। तो बड़ी फर्म्स अगर बनाएंगी नहीं तो मार्केट में कंपटीशन क्या हो गया, खत्म हो गया और इनकी मजे हो गए, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के मजे हो गए कि चलो अब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है, हम बना के बेचेंगे तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे। तो इनको गवर्नमेंट ने सहायता दी ऐसी, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारे कंसेशंस भी दे दिए कि आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है या फिर कम ड्यूटी पे करने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको लोन वगैरह अवेलेबल करवा के दिए कि अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो तो हम आपको बैंक से लोन दिलवा रहे हैं इजी टर्म्स एंड कंडीशन में। एंड दैट्स हाउ गवर्नमेंट प्रमोटेड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि इनका भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। आई होप एकदम ठीक है सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में 1950 से 1990। देखिए जल्दी, चलिए अब देख रहे हैं बेटा फॉरेन ट्रेड के बारे में, ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या इंप्रूवमेंट आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम द पीरियड 1950 टू 1990, ओके। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर बात करें फॉरेन ट्रेड की तो हालात बहुत बुरे थे, ठीक है। मेजर जो ट्रेड हमारा हो रहा था वो ब्रिटेन के साथ हो रहा था। ये सब बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए जो मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, जो मेजर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या पॉलिसी बनाई सर गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन कंट्री से उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको रिप्लेस कर दो और जो हमारी कंट्री में गुड्स बन रहे हैं उनको यूज करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जनता से अपील की, पहले तो दरख्वास्त की, फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जब जनता नहीं मानी, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे फॉरेन कंट्रीज पे। भाई हमारे साथ सीन क्या था, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी बहुत ज्यादा, तो इंडियंस को अगर कार्स खरीदनी है तो भी फॉरेन से इंपोर्ट होके आ रही है, कुछ भी लग्जरी कुछ खरीदना है तो भी फॉरेन से इंपोर्ट होके आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस क्रिएट हो गई थी हमारी कंट्री के लोगों की, ठीक है। अगर कपड़े भी पहनना है तो इंपोर्टेड कपड़े पहन रहे हैं इंडियंस, ऐसा सीन चल रहा था उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था, कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था ना वो ड्रेन हुआ जा रहा था, ठीक है। फालतू के इंपोर्ट्स करने में जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्री से बाहर जाता जा रहा था। And that's why there was a need to substitute the imports. तो import substitution क्या है? It refers to policy of replacement of imports by domestic production. इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं सर, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, कि जो चीजें हमारी कंट्री में बन रही है स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, वाली जो बात कर रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, बाहर डिपेंड ना होना पड़े। आज जब मोदी जी आके टीवी पे बोलते हैं ये वही वाली बात है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, अपील करते हैं ना कि बाहर के गुड्स पे डिपेंड मत हो, जो हमारी कंट्री में गुड्स बन रहे हैं उनको प्रमोट करो, जो हमारी कंट्री में कार्स बन रही है वो खरीदो, जो हमारे कंट्री के ब्रांड्स हैं उनको परचेस करो, उनको कंज्यूम करो, ठीक है, ताकि बाहर के लोगों पे, बाहर की जो इंडस्ट्रीज है, बाहर की जो कंपनीज है उन पे इंडिया की डिपेंडेंस खत्म हो और हमारा फॉरेन एक्सचेंज फालतू चीजों में ड्रेन ना हो, ठीक है।
तो इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ये चीज एक ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सर्व टू ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स इससे फुलफिल होते हैं, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगाते हो तो सेविंग हो जाती है प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज की, हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर की कंट्रीज में नहीं जाता। अब सीधी सी बात है ना सर, ये इंडिया है, अगर आप इंपोर्ट करोगे कहीं से गुड्स को, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इसके लिए। पे सपोज यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हो तो किसमें पे कर रहे हो, डॉलर्स में पे कर रहे हो। अब डॉलर्स में पे करोगे तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है, जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी खराब हो जाएगी, बाहर से लोन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेविंग होती है इससे, अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी आप लगा दो तो फॉरेन एक्सचेंज सेव हो जाते हैं। दूसरा, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, कंट्री के अंदर क्या आ जाता है, सेल्फ रिलायंस आ जाता है, मतलब आत्मनिर्भर। तो याद करो इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम पढ़ रहे थे इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, उसमें 4 मेजर गोल्स में था ना सेल्फ रिलायंस, ठीक है, कि आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। तो ये जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, दैट वाज टुवर्ड्स अचीविंग सेल्फ रिलायंस, ठीक है, कि हमको किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन कैसे किया गवर्नमेंट ने इंपोर्ट से, कैसे बचाया देश को कि लोग इंपोर्ट्स ना करें, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस हाई कर दिए। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे अगर टैक्सेस ज्यादा कर दिए तो इंपोर्ट करना लोगों के लिए महंगा हो गया, और इवेंचुअली सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है, प्राइसेस जब बढ़ेंगे चीजों के, इंपोर्ट करना महंगा हो गया मतलब इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ गए, इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़े तो लोगों की डिमांड क्या हो गई सर, कम हो गई। तो इवेंचुअली इंपोर्ट करना कंट्री के अंदर लोगों ने कम कर दिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टैरिफ्स। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर टैरिफ्स लगाए, तो टैक्स का रेट बढ़ाया, उसकी वजह से इंपोर्ट कम हो गए कंट्री के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ लोग थे पैसे वाले जिनको टैरिफ से फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने क्या बोला कि हम तो बाहर की इंपोर्टेड चीजें ही खरीदेंगे, इंपोर्टेड गुड्स ही यूज करेंगे, भले ही गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स पे करना पड़े हमको उससे मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या फिक्स कर दिया, कोटा फिक्स कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जो बोल रहे थे कि नहीं हम तो रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे, क्वालिटी अच्छी आती है उनकी और ये सारी चीजें, भले जितना भी टैक्स पे करना पड़े। तो उनके लिए फिर गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन अपनाया, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया। कोटा का मतलब एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर की कंट्री से कुछ आइटम्स, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जिसको इंपोर्ट करना था उसके लिए लिमिट कम हो गई, लिमिट कम हो गई तो अल्टीमेटली इंपोर्ट्स करना भी कम हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए ये दो सहारे लिए, ठीक है, दो टाइप के टूल्स का यूज किया बोल सकते हैं अपन, एक टैरिफ्स और दूसरा कोटास। टैरिफ जो होता है वो, ठीक है, वो क्या है, बैरियर है, एक टैक्स का बैरियर है जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है, ड्यूटीज बढ़ा देती है गवर्नमेंट। और जो कोटा होता है वो क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है जो गुड्स पे गवर्नमेंट लगा रही है कि एक लिमिट से ज्यादा गुड्स आप कंट्री के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगाने का, एक तो आपको फॉरेन कंपटीशन से बचाना था सब, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़े। अब हमारी इंडस्ट्रीज तो अभी डेवलप हो रही थी ना, अभी बर्थ हुआ था हमारी इंडस्ट्रीज का। तो बताओ अगर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे प्रोड्यूसर्स अभी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए हैं और अगर फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे या फिर आते रहेंगे तो बताओ कितना ज्यादा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी हमसे बहुत अच्छे हैं क्वालिटी में, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड अच्छी है, उनके यहाँ मशीन्स अच्छी है, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आए हुए जमाना हो चुका है, ठीक है। तो उनके गुड्स की क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट से अल्टीमेटली अच्छी होगी और कंज्यूमर्स अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रेफर करेंगे। तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनके प्रोडक्ट्स को कोई प्रेफर करेगा ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो उनको कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगाई ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज, टू प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी गुड्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लग्जरी गुड्स का फालतू में इंपोर्ट करते जा रहे थे बाहर से, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो रहा था, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो दीज वर द टू मेन रीजंस, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कंपटीशन से, बिकॉज अगर फॉरेन कंपनीज आ जाती, उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आते तो हमारे खुद के स्वदेशी प्रोडक्ट्स, जो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, वो इकोनॉमी के अंदर नहीं बिक पाते, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को लागू किया। तो ये बातें हैं सर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। अब देख रहे हैं आगे का डिस्कशन, एक लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का। चलिए बेटा अब बिल्कुल अपन, ठीक है, लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इस चैप्टर का, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 से 1990। वन शॉर्ट में देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है 1950 से 1990 तक, क्या क्या चेंजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए हैं। तो सबसे पहला क्या है,
proportion of GDP increased from 11.8% to 24.6%, which is remarkable। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिला है। जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में, ठीक है, 24.6% कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अच्छे, इससे क्या पता चल रहा है कि अच्छी खासी इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई है इस पीरियड में, इस पीरियड के दौरान, ठीक है। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो गया था। अब सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल तक इंडिया सीमित नहीं था, पहले तो बहुत लिमिटेड चीजें बनती थी इंडिया के अंदर। अब इंडस्ट्रियल मार्केट अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो चुका था, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बनने लग गए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ऑफ कोर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, जिससे फॉरेन कंपटीशन हमको फेस ज्यादा नहीं करना पड़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम डाइवर्सिफाइड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, प्रमोशन ऑफ एसएसआई गिव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विद लिमिटेड कैपिटल टू स्टार्ट बिजनेस। जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया, टैक्सेस वगैरह रिड्यूस करके, उनके लिए प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन करके। तो इससे क्या हुआ, ऐसे लोग जिनके पास लिमिटेड कैपिटल हुआ करती थी ना, उनको भी एक मौका मिला कि वो लोग बिजनेस में एंटर कर सके और इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। गवर्नमेंट ने जो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को थ्रू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो हमारी इंडिजिनस मतलब स्वदेशी इंडस्ट्रीज, जो हमारे देश की ओरिजिनल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, उनको अच्छा प्रोटेक्शन मिला सर फॉरेन कंपटीशन से। बट ट्विस्ट क्या है, however this protection had two drawbacks। दो इसके ड्रॉबैक देखने को मिले। पहला ड्रॉबैक तो खुद से तुमको दिमाग में समझ आ रहा होगा, सर अगर फॉरेन कंपटीशन से बचाया इंडस्ट्रीज को ना, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया होगा, बिकॉज अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई, कंपटीशन कम होने की वजह से इन लोगों ने गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने में जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो वही बात है, देखो लैक ऑफ कंपटीशन था तो ये लोग बढ़िया मजे में चल रहे थे कि यार अच्छी चीजें तो आई नहीं है ना, तो कुछ भी बना के बेचते हैं मार्केट में। क्या है, कस्टमर के पास, बेचारों के पास चॉइस नहीं थी। अब जो चीज बन रही थी मार्केट में, they were forced to purchase those goods and services, they were forced to consume those goods and services। तो लैक ऑफ कंपटीशन का ये ड्रॉबैक देखने को मिला कि इंडियन इंडस्ट्रीज को जिस पैरामीटर पे प्रोडक्शन करना चाहिए था, क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए थी, वो सब क्वालिटीज इंप्रूव नहीं हुई। दूसरा, हमारी पॉलिसी कौन सी थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। तो हम सिर्फ इंपोर्ट को कम करने के चक्कर में रह गए और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हम बचाने में रह गए, बट उसको इंक्रीज करने के लिए हमने और ऑप्शंस नहीं सोचे कि हम प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करें गुड्स को, ताकि फॉरेन एक्सचेंज और ज्यादा इंडिया में आए। तो ये दो ड्रॉबैक देखने को मिले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने ठीक है इंट्रोड्यूस की थी, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। हेल्प गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इससे गवर्नमेंट को अच्छी हेल्प मिली कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को गवर्नमेंट मॉनिटर और कंट्रोल कर पा रही थी कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितने पैमाने पे हो रहा है, क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हर चीज गवर्नमेंट की निगरानी में चल रही थी। हाउएवर एक्सेसिव रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट क्रिएटेड टू डिफिकल्टीज। तो दो डिफिकल्टीज क्रिएट हुई जो गवर्नमेंट ने एक्सेसिव रेगुलेशन लगाया ना। सबसे पहले कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो उसका मिसयूज करने लगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। तो इसमें मिसयूज कैसा हुआ कि खुद तो प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस ले रहे थे, जैसे कोई इंडस्ट्री में मैं एंटर करना चाह रहा हूँ, सपोज एल्यूमिनियम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लाइसेंस ले लिया एल्यूमिनियम बनाने का, साथ में मैंने गवर्नमेंट से एक और लाइसेंस ले लिया कि मेरे अलावा और कोई भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एंटर ना करेगा। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव लाइसेंस उस टाइम पे गवर्नमेंट अलॉट कर रही थी, जिससे मोनोपोलीज क्रिएट हो गई इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हुए प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड ऐसे लाइसेंस ले लिए कि कोई और उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाया, एंड दैट्स हाउ दे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मिसयूज हुआ बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग का उस टाइम पे, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इसमें जो लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। लोग अगर अप्लाई करते थे तो कई महीने लग जाते थे गवर्नमेंट से परमिशन मिलने में, एंड दैट्स हाउ इट डिलेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने में प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा दिक्कतें उस टाइम पे फेस करने लगी पड़ी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग।
लास्ट बात है, पब्लिक सेक्टर मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नो डाउट बहुत अच्छा था, इंडस्ट्रीज अच्छी डेवलप हुई इस एरिया के, इस पर्टिकुलर ठीक है टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। बट कुछ इकोनॉमिस्ट का ये ओपिनियन है कि जो पब्लिक सेक्टर था वो अननेसेसरली, गवर्नमेंट जो थी ना वो अननेसेसरली नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को शुरू से ही अलाउ किया जा सकता था जैसे वो ही काम करे। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो फंड्स थे वो बहुत ज्यादा वेस्ट भी हुए। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बिजनेस भी स्टार्ट किए विच वर नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल। सोशल वेलफेयर करने के चक्कर में क्या हुआ कि पब्लिक मनी, गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज्यादा उस दौरान वेस्ट हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि गवर्नमेंट को इतना ज्यादा ठीक है पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व इस दौरान नहीं करना चाहिए था फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, हमने एक एक बातें एकदम बारीकी से इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम द पीरियड 1950 टू 1990। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग थर्ड फेज देखने वाले हैं, 1991 से क्या चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है बेटा, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।